वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद 8:20 से माना यही जाएगा कि ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 70 सीटों पर 673 वो उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सबके दिल की धड़कनें पूरी रात बढ़ी होंगी, नींद भी आई होगी बड़ी मुश्किल से, अगर कुछ लोग सोए भी होंगे तो। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जनता ने जो भी अपना फैसला दिया है वो कम से कम किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दे, ताकि दिल्ली में एक स्थिर और मजबूत सरकार बन सके। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका परिचय करवाते हुए सीधे अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण गर्ग जी, रास बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, और फिरोज बख्श साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ हमारी तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, सबसे पहले आपसे ही, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं केजरीवाल जब अपने घर से बाहर निकले, लेकिन पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। क्या एग्जिट पोल को ही वो फाइनल नतीजा मान के बैठ गई है? जी हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि योगेंद्र यादव का आकलन भी कहता है कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट उनको मिलते हुए एग्जिट पोल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से वो 50 से ऊपर सीटें पार करेंगे। अगर जितने परसेंटेज ऑफ वोट एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस को मिलते दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। ये योगेंद्र यादव पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं और योगेंद्र यादव ने यहां तक कहा है कि 52 सीटें मिलने की संभावना है आम आदमी पार्टी को। बहुमत के लिए 36 चाहिए, 52 और 36 में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, तो गिरते पड़ते 36 सीटें किसी भी हालत में मिलने की संभावनाएं आम आदमी पार्टी को बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। और यही कारण है चित्रा की आम आदमी पार्टी उत्साह से भी लबरेज है, आत्मविश्वास से भी लबरेज है और इस वक्त गदगद दिखाई दे रही है। इसीलिए हमने देखा किस ढंग से अरविंद केजरीवाल का स्वागत हुआ है, किस जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल का स्वागत हुआ है। और जब आप वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचेंगे, अपने कार्यालय में पहुंचेंगे, तो देखिएगा किस अभूतपूर्व ढंग से उनकी आगवानी वहां पर होने जा रही है। ये हम तस्वीरें देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल अपने कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट से निकलकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त यही है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, जिसमें से 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। श्रवण गर्ग जी का मैं रुख कर लेती हूं। श्रवण जी, एक तरफ वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल, क्या एग्जिट पोल को ही अंतिम नतीजे मान चुकी है आम आदमी पार्टी और इसी वजह से अब तो जश्न की तस्वीरें भी, चूंकि एक तरफ गाना बजाना शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ एक अलग तरह का उत्साह हमें दिखाई दे रहा है आप दफ्तर में? देखिए, आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, आप देखिए कि शेयर बाजार बॉम्बे का, उसमें जिस तरह से पिछले दिनों से गिरावट देखी जा रही है, उसका एक बड़ा संकेत यह है कि जो शेयर बाजार के में निवेश करने वाले लोग हैं या जो मार्केट है, उसको भी इस बात का काफी अंदाज है कि दिल्ली में चीजें बदल सकती है जी। और दिल्ली में अगर ये चीज बदल सकती है तो उसका देश पर क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर भी शेयर बाजार, सबसे पहले देश में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल होती है या दिल्ली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसके संकेत सबसे पहले दिल्ली से, बॉम्बे से, शेयर बाजार से मिलते हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं कि शेयर बाजार जब राजनीतिक स्थिरता रहती है दिल्ली में तो किस प्रकार से चढ़ता है। अभी पिछले दिनों से, मतलब कल तक, परसों तक जो स्थिति थी, उसमें शेयर बाजार काफी गिर रहा है। तो इसका अंदाज इस बात से है कि शेयर बाजार में भी ये लग रहा है, बाजार में भी ये लग रहा है, निवेशकों में भी ये लग रहा है कि दिल्ली में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं भी जा सकते हैं और उसका जो असर है दिल्ली की सरकार के काम करने के तरीके पर हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी अगर नतीजों को लेकर उत्साहित है तो उसके बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को हमें समझना भी पड़ेगा और विश्लेषण भी करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर उत्साहित है कि वो तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों के खिलाफ भी उनको लगता है कि उनको 36 सीटें मिलने वाली है और उनकी सरकार बनने वाली है, तो उसके पीछे उनका क्या गणित है, ये मेरे ख्याल से 2-3 घंटों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और हमें अभी जो आपने माहौल दिखाया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का जी,
आपने जो माहौल दिखाया आम आदमी पार्टी के दफ्तर का, उससे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अभी उस उत्साह की कमी है। लेकिन उत्साह की कमी क्या, सन्नाटा पसरा पड़ा है जितना इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में। कांग्रेस के दफ्तर को देखिए, वहां पर एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा है। अनुज जी, कांग्रेस के दफ्तर की यह तस्वीर देखकर क्या कहेंगे आप कि राहुल गांधी जिस कांग्रेस को खोजने निकले थे वो कांग्रेस विलुप्त सी होती नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। कम से कम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और दिल्ली ही क्यों, इसके पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां भी हम देखते गए कि कांग्रेस तीसरे स्थान की तरफ जाती गई है। दिल्ली में वो पिछली बार ही चली गई थी, लेकिन केजरीवाल ने बहुत अच्छा प्रचार किया कि अपने वोट कांग्रेस को देखिए क्यों खराब कर रहे हैं, जो गैर भाजपाई वोट हैं। और उन्होंने पूरा ध्रुवीकरण अपनी तरफ करा लिया, ऐसा एग्जिट पोल भी बता रहे थे और माहौल से भी लग रहा था। और आज के माहौल से भी यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में रोशनी होने में भी कई साल लगेंगे। कांग्रेस दफ्तर की रोशनी कब होगी, रोशनी कैसे होगी रोशनी? राहुल बाबा क्या करेंगे? रस बिहारी जी, राहुल बाबा कोशिश कर रहे हैं, कब तक करेंगे कोशिश करेंगे वो। मेरे ख्याल से कोशिश से ज्यादा उनका ये है कि बीजेपी का ग्राफ कब गिरता है तो कांग्रेस का ग्राफ उठने लगेगा। लेकिन आप जैसी पार्टियां तो फिर खड़ी होती रहेंगी। हाँ, लेकिन इसी दौरान जो जगह जगह, मतलब जैसे यूपी में आप देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं और भी राज्यों में देख रहे हैं, जो अन्य दल पैदा हो गए हैं और वो लंबे समय से सरकार में है, तो यही मेरे ख्याल से राहुल गांधी सोचा। लेकिन राहुल गांधी ने अब कल सुना है, मैंने कुछ करना शुरू किया है। कल उन्होंने हरियाणा भवन में यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन सबको बुला के मीटिंग की है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर विचार तो किया है। लेकिन जितनी जमीन खो चुकी है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कितनी खाद डाल के उसको उपजाऊ बनाएंगे, क्योंकि सवाल यह है कि जब आपकी जमीन बंजर हो जाती है तो उसमें बहुत खाद पानी की जरूरत होती है, लगातार नई टेक्निक लानी पड़ेगी आपको, तब जाके आप बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। दीपक जी, मैं 2 लाइन कहता हूं केवल जी। यदि केजरीवाल 5 साल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप ये तय मानिए कि तीसरा मोर्चा बीच में रोकना पड़ रहा है। पहला रुझान सामने आ गया है और बीजेपी एक सीट पर रुझानों के हिसाब से आगे चल रही है। हालांकि बीजेपी का खुला है, खाता बीजेपी का खुला है, आपका नहीं। ये दिलचस्प बात है। तो पहले रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे। हम आपको याद दिला दें कि ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट मिलते हैं। और रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता रुझानों के हिसाब से आगे चल रहे हैं पोस्टल। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, वीवीआईपी सीट है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था। चांदनी चौक से जाना माना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। एक सीट पर आगे चल रहे हैं। 70 में से एक सीट का रुझान मिला है और वो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता का फोटो भी दिखाइए भाई। विजेंद्र गुप्ता का फोटो देखना यहाँ बहुत जरूरी है। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं और एक सीट पर आप भी आगे हो गई है। एक सीट पर आप 2020 का मैच चल रहा है। यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी आगे और एक सीट पर आप आगे चल रही है। बिल्कुल, लेकिन रोहिणी से दिलचस्प दीपक जी ये भी है, राजेश गर्ग ने आपकी लुटिया दुबोने में पूरी अपनी जोर शोर से पूरी कोशिश की थी। रोहिणी से ही राजेश गर्ग ने 2013 में आप पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार सबसे बड़े दुश्मन के रूप में वो सामने आ गए थे। बिल्कुल, दोस्त दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया। ये गाना याद आ गया? बिल्कुल, वही गाना याद आया था। तो अब पुराने दोस्त विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर नीचे आप देख सकते हैं। देखिए, चरण लाल गुप्ता उनके अपोनेंट पे खड़े हैं आपसे, और वहीं सुखबीर गुप्ता जो हैं वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं। ये दोनों पीछे चल रहे हैं और विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो 1-1 का स्कोर हो चुका है और हर सीट का नतीजा आप देख सकते हैं। नीचे हमारी जो स्क्रॉल चल रहा है उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती रहेगी। बीजेपी एक सीट पर आगे है और आम आदमी पार्टी एक सीट पर। बिल्कुल, 70 में से 2 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर कम से कम इन 2 रुझानों से यही साफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी भी एक सीट पर अपनी बढ़त बनाते हुए, हालांकि अभी बहुत शुरुआती ये रुझान है, 8:09 ही हुए हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। लेकिन जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे जो रुझान है वो तस्वीर दिल्ली की साफ करते हुए चले जाएंगे। अनुज जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी करें। जी। दूसरी चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 15 महीने पहले 7200 वोट जो पोस्टल बैलेट्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे जी। यानी वो उसमें गलत तरह से मार्किंग हो गई उस वजह से, और लगभग 50,000 वोट नोटा पर पड़े थे। देखना होगा कि इस बार
जब स्पष्ट बहुमत की सरकार कोई आने की उम्मीद है, तब भी नोटा पर वोट कितने पड़ते हैं, यानी पहले से कम पड़ते हैं या पहले से अधिक पड़ते हैं? बिल्कुल। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे, ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन जुड़ चुकी हैं। ओनिका, हालांकि शुरुआती रुझान ही है, लेकिन बीजेपी और आपका खाता खुल गया है, कांग्रेस पार्टी तो गायब नजर आ रही है। नहीं, देखिए, आपने एग्जिट पोल में भी लगभग यही अनुमान दिखाया था, लेकिन चुनाव है, चुनाव में रिजल्ट क्या आते हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा। एनालिसिस, हर चुनाव एक मैसेज होता है और उस चुनाव के हिसाब से पार्टी अपनी अपनी नीतियां बदलती हैं या उसके हिसाब से किस तरह से आगे जनता के बीच में जाना, वो उस लाइन ऑफ एक्शन को तय करने में जूझ जाती है। कितनी लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगी ओनिका जी, कितनी ज्यादा? पहले दिल्ली हारे, तीसरे नंबर पे आ गए, फिर लोकसभा हारे, फिर महाराष्ट्र हारे, फिर हरियाणा हारे, लिस्ट गिनाते जाऊं। दीपक जी, आप भी लगता है बीजेपी की तरह और आपकी तरह जुमले और गानों में विश्वास करने लग गए हैं। वो छोड़ दीजिए, वो टाइम बीइंग का फैक्टर है, जुमले और गाने। हकीकत ये है, मैं आपको रोकूंगा। अब आप 2 सीटों पर आगे हो गई है, अब आप 2 सीटों पर आगे हो गई है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में और कृष्णा नगर से किरण बेदी आगे हैं। तो फिर तो बीजेपी को 2 सीटों पर आगे होना चाहिए। मंगोलपुरी से राखी बिड़लान आगे। राजकुमार चौहान को माना जा रहा था कि वो कड़ी टक्कर देंगे राखी बिड़लान को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनीष सिसोदिया आगे हैं, बल्ली महाराज से हारून यूसुफ पीछे चल रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है अभी तक। दिल्ली चुनावों के रुझान लगातार आने शुरू हो गए हैं। एक सीट पर बीजेपी, 2 पर आप आगे है और सीटों का बाइफर्केशन दिखा रहे हैं हम आपको। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे हैं। दिल्ली चुनाव का तीसरा रुझान आ चुका है। चित्राम को अपना लैपटॉप भी खोल लेना चाहिए। बिल्कुल, और ECI.gov.in खोल लेना चाहिए। बिल्कुल, और उससे भी हम सही और सटीक विश्लेषण जो है वो अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। फिलहाल बीजेपी 1 पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी का अभी भी खाता नहीं खुला है। और इसी सवाल के साथ एक बार फिर से ओनिका, आप अपनी बात भी पूरी कर ले, लेकिन यहां पर अगर 3 के ही रुझानों को देखा जाए तो कांग्रेस अभी भी गायब है। अरे बात इसकी नहीं है कि 2 का खाता खुला, 1 का खुला है। बात ये आ रही है कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल गिमिक्स बदली है, जिस हिसाब से लोगों ने टॉल प्रोमिसेस की हैं, उस पर डिलीवर नहीं किया जी। मिशन की बात की है, विजन नहीं किया। और एक तरफ अब अगर आप इनकी मैनिफेस्टो की बात करें तो हो सकता है लोगों का रुझान उन बातों पे भी विश्वास करने की बातें आ जाती हैं। समय ही बताएगा चित्रा जी कि किस हिसाब से, अगर आपके एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि आप आदमी पार्टी आगे है या बीजेपी आगे, वो किस तरह डिलीवर करती हैं। बिल्कुल, अभी दीपक जी ने कहा हरियाणा में आप हार गए, तो हरियाणा में हम भी तो पहले 2 बार जीत चुके हैं। उनका से एक बात 2 बार हमारी भी तो गवर्नमेंट वहां रही है। और आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं हम पानी नहीं देंगे। जब आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा हम हरियाणा से पानी लेके देंगे, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे। उनका जब आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, जब आपकी 8 सीट आई थी, तो आपका कहना था, बात आपकी, आप हमारी बात सुनिए, पहले बात तो सुन लीजिए। पहले कांग्रेस ने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को उसको एक्सपोज करने के लिए समर्थन दिया है, पर मुझे लगता है एक्सपोज तो आप हो गए। बिल्कुल नहीं कहा ये बात, ये कहा दिल्ली की जनता के लिए 18 मुद्दों पे सपोर्ट किया हमने। आप बात गलत मत बोलिए। आप सुबह सुबह ओनिका जी को नाराज कर देंगे। चलिए हम एक बार सीधे चलते हैं गोल्ड मार्केट, जहां से अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और कहा जा रहा है नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। अजीत, 44,269 वोट पिछली बार यानी कि 2013 में मिले थे अरविंद केजरीवाल को। इस बार भी रुझानों में वो आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से, और किस तरह की जानकारी आप हमें देंगे? उससे पहले मैं बता दूं, बीजेपी 2 और आप 2, यानी मुकाबला टाई हो चुका है बीजेपी और आपके बीच। अजीत, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं बात कहूंगा कि जिस हिसाब से अभी जिस हिसाब से पोस्टल बैलेट के पोलिंग खुले हुए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगभग इक्वल में चल रहे हैं, टाई हो चुका है। लेकिन और जगहों पर जैसे ईवीएम मशीन खुलनी शुरू होगी, उससे तमाम और उम्मीदवारों का फैसला साफ होगा, रुख साफ होगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर किसे चुना है।
क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगभग एक कुल में चल रहे हैं, टाई हो चुका है, लेकिन और जगहों पर जैसे ईवीएम मशीन खुलनी शुरू होगी उससे तमाम और उम्मीदवारों का फैसला साफ होगा, रुख साफ होगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर किसे चुना है। क्या जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेंड आ रहे हैं या कुछ उससे अलग हटके आ रहे हैं? क्योंकि तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिस हिसाब से पोलिंग एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर हैं और हर तरफ से पैनी निगाह बनाए हुए हैं। इसलिए अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता ने जो ईवीएम मशीन पे अपनी किस्मत अपने कैंडिडेटों को दी है, क्या उनकी किस्मत चमकती है कि कुछ ही देर बाद ईवीएम मशीन जब खुलेगा उसके बाद से जो ट्रेंड सामने नजर आएंगे वो सबके सामने होंगे। और अभी तक 70 में से 5 के आ चुके हैं दीपक जी, जिनमें 3 पर आम आदमी पार्टी आगे है। जी हाँ, बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 3 पर आम आदमी पार्टी आगे है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, कृष्णानगर से किरण बेदी आगे चल रही हैं। ये 2 महत्वपूर्ण रुझान आपको हम दिखा रहे हैं। कृष्णानगर से बीजेपी की किरण बेदी आगे हैं, वहीं रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे हैं, मंगोलपुरी से राखी बिरलान आगे चल रही हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण हम आपको और ये रुझान दिखा रहे हैं। तो किरण बेदी के घर के बाहर ये मिठाइयां बंटना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि किरण बेदी अपने रुझानों में आगे चल रही हैं। बीजेपी 2 और एकाएक आंकड़ा पलटा है। आम आदमी पार्टी 5 पर आगे हो चुकी है, नहीं 6 पर आगे हो चुकी है आम आदमी पार्टी। चित्रा 6 पर एकाएक की बढ़त, अनुज जी, कूद रहा है आम आदमी पार्टी का आंकड़ा। जी हाँ, यदि ये केवल पोस्टल बैलेट है और उसमें भी अधिक हैं आम आदमी पार्टी की बढ़त, तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत सोचने की बात होगी, क्योंकि सर्विस वोटर्स में बीजेपी लोकसभा का 7 अब 7 पर आगे हो चुकी है आम आदमी पार्टी। 7 सीटों पर उसने बढ़त बना ली है रुझानों के अंदर। अनुज जी। जी हाँ, क्योंकि 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद अधिकांश सीटों पर भाजपा ने पोस्टल बैलेट अधिक लिए थे कांग्रेस की तुलना में। यानी यदि इस समय आम आदमी पार्टी उसको पोस्टल बैलेट में डेंट मार रही है, तो ये रियल चिंता का कारण बीजेपी के लिए होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अब 3 सीटों पर आ गए। कुल 10 सीटों के रुझान हमको मिल चुके हैं और आम आदमी पार्टी अब 8 सीटों पर आगे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर आगे। दिखा रहे हैं जगदीश मुखी, उसको ठीक कर लिया जाए, वो आगे चल रहे हैं, अभी जीते नहीं है, अभी आगे चल रहे हैं और ये पोस्टल बैलेट के नतीजे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल 8-3 का स्कोर है। कांग्रेस का भी खाता भी नहीं खुला है 2020 के मैच की तरह, और कांग्रेस का खाता खुल गया है, 1 सीट पर रुझान में आगे। तो कांग्रेस को थोड़ी सी सांत्वना मिल चुकी है। जी हाँ, और आपके डिनर की उम्मीद भी अब जग गई है। मेरे डिनर की उम्मीद भी जग गई है, जो केजरीवाल ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, वो डिनर तो अपनी जगह है, वो सस्ते में निपटेगा। लेकिन कांग्रेस यदि एक भी सीट नहीं जीतती है तो बहुत महंगे में और बहुत बुरी तरह निपटी हुई मानी जाएगी। वो बहुत महंगे में। चित्रा, आपको क्या लगता है? 8 और 4 आपकी सरकार बन गई, 10 और 4 आम आदमी पार्टी 10 पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 4 पर आगे और कांग्रेस मात्र 1 पर आगे। बालिया आगे है। एक कौन सा आगे? कांग्रेस बालिया आगे है। दीपक जी, मैं बहुत सेफली कहना चाहूंगा कि यदि पोस्टल बैलेट्स में आम आदमी पार्टी आगे है तो उसकी स्पष्ट बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। ये देखिए फासला बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी 11 पर आगे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 पर आगे और कांग्रेस 1 पर। और अब हमारा एनिमेशन सामने आ गया जो ये दिखाएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल झाड़ू थामे, लेकिन अब उनके हाथ में जो बोर्ड होगा वो 11 सीटों को 10 इसको 11 कर लिया जाए, क्योंकि देखिए अंतर कम होता हुआ एनिमेशन पीछे भाग रहा है। हमारी सीटें बढ़ती हुई, आम आदमी पार्टी 12 पर, भारतीय जनता पार्टी 6 पर और कांग्रेस 1 पर। आम आदमी पार्टी 12, भारतीय जनता पार्टी 6 और कांग्रेस 1 पर। बिल्कुल। और यहाँ पर फिरोज बख्श साहब, इन आंकड़ों को देखकर आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है कि ये जो आंकड़े हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे अनुज जी ने कहा है कि अभी पोस्टल बैलेट है और इसमें भी अगर डबल की लीड बनाई हुई है आम आदमी पार्टी ने, तो इससे साफ जाहिर है कि आगे आने का जो भी आगे सीन होने वाला है उसका हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करके अपनी बात को पूरा करूंगा। जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी ने किया, एक तो नारा बड़ा होता है, इन्होंने नारा दिया 5 साल केजरीवाल। नारे काम करते हैं। पिछली बार मोदी जी के लिए नारा काम किया था, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं जी मोदी और बीजेपी की ओर से भी बहुत दिए गए, लेकिन कोई नारा काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, चलो चले मोदी के साथ। बिल्कुल नहीं, पब्लिक कंफ्यूज हो गई ना चित्रा, चलो चले मोदी के साथ या चलो चले बेदी के साथ। लेकिन ये भी पूछा गया मोदी जी तो दिल्ली में ही है। दूसरी बात ये चित्रा जी, नहीं, ये केजरीवाल पूछते थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला नारा लग गया चलो चले बेदी के साथ, तो उन्होंने
बोला कहाँ लो कृष्ण नगर से किरण भेजी आ गई। जी फिरोज साहब। मैं कह रहा था जैसे केजरीवाल ने अपने को मफलर मैन एक आम आदमी के तरह अपने को घोषित किया है, परसेप्शन बना लिया है मोदी जी का, फिर यह है कि 10 लाख का कोट, तो पब्लिक इन चीजों को बड़े गौर से देखती है, समझती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अलर्ट सिग्नल है बीजेपी का कि परसेप्शन भी अपना ठीक करे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती भी आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आगे, सबसे कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर, और दूसरी तरफ फिर से आंकड़ा बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी 8 पर आगे, आम आदमी पार्टी 5 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे, 15 पर आगे, माफ कीजिएगा 15 पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 8 पर आगे, आम आदमी पार्टी 15 पर आगे और कांग्रेस 2 पर आगे। बिल्कुल, लेकिन अब कम से कम जो लोग शून्य दे रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस के लिए थोड़ी ठीक खबर है कि 2 सीटें फिलहाल रुझानों के हिसाब से वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर आगे है, लेकिन इन 2 सीटों का अंत में हश्र क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अंत भला सो सब भला, यही कहते हैं। आम आदमी पार्टी भी फोटो फिनिश का इंतजार करेगी। क्या ये फोटो फिनिश होगा या मैच आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगा? फिर से आंकड़े बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी 9 पर आगे, आम आदमी पार्टी 16 पर आगे, कांग्रेस 2 पर आगे। राज बिहारी जी, कांग्रेस की 2 सीटें हमको लग रहा है एक डॉक्टर ए के वालिया की होंगी और एक विश्वास नगर से कहा था कि विश्वास नगर से राज बिहारी जी ने कि कांग्रेस नसीब सिंह जीतेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस की कोई सीट आएगी तो मुझे लगता है कि नसीब सिंह की आएगी। नसीब सिंह का नसीब इतना अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी चूंकि पोस्टल बैलेट, मुझे लग रहा है बालिया भी हालांकि चुनाव बहुत अच्छे। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज है, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, आंकड़ा फिर से बदला। 19 और 10 का अंतर, बड़ा अंतर, 2 गुना अंतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीट में। आप 19 और भारतीय जनता पार्टी 10, वही कांग्रेस 2 पर बनी हुई है। चलिए, कांग्रेस का आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। लेवल लगा हुआ है। कहते हैं आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, और आगाज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का शानदार है। 19 पर रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई। पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया यानी कि बीजेपी के बिन्नी, उन्हें उस तरह की चुनौती अभी तक नहीं दे पाए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पहले से ही माना जा रहा था, लेकिन बढ़त इस बार की कितनी रहती है, क्योंकि उस सीट से 2013 में 25,000 से ज्यादा वोटों से शीला दीक्षित को उन्होंने परास्त किया था, और इस बार नुपुर शर्मा और किरण वालिया उनके आगे मैदान में है। आंकड़ा फिर बदलते हुए 21-11, आम आदमी पार्टी 21 पर, भारतीय जनता पार्टी 11 पर और कांग्रेस 2 पर। बीजेपी 11, आम आदमी पार्टी 21 और कांग्रेस 2 पर। और ऐसा लग रहा है कि, और देखिए 22 हो गए और धीरे धीरे ये 36 के करीब जाता हुआ जिसका ख्वाब देख रही है आम आदमी पार्टी, और 28 सीटें 2013 में उसने, और मुझे लगता है कि 8:30 बजते बजते हो सकता है आम आदमी पार्टी 28 सीटों को छू ले रुझानों के हिसाब से। दीपक जी, लगता तो ऐसा ही है, अगर रुझानों के हिसाब से 28 सीटों को छू लेती है तो पिछला जो परफॉर्मेंस है, पिछले परफॉर्मेंस को वो टच कर लेगी। रुझानों को सीटों में परिवर्तित होने में कितनी देर लगती है, चित्रा ये देखना होगा। लेकिन रुझान एक बार लेकिन 70 में से 35 के आ गए हैं दीपक जी, और आधे यानी कि आधे में 22 अगर आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है तो आगे की राह उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली। बिल्कुल मुश्किल नहीं रहने वाली। 25 हो गई, 25 हो गई हैं, 40 में से 25, यानी एक अच्छी बढ़त बना ली है, एक डिसीसिव बढ़त बना ली है आम आदमी पार्टी ने। और रुझानों में कितनी देर में उसको बहुमत मिलता है ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा रुझानों में उसको बहुमत मिलने में। बड़ी तेजी से रुझान हमको मिलते जा रहे हैं, 8:30 भी नहीं बजे हैं। 26 सीटों पर बढ़त बना ली है आम आदमी पार्टी ने, वहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक आधे पर है। अब देखिए आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर पहुंच गई है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 14 पर अटकी पड़ी है, वहीं कांग्रेस 2 पर अटकी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस की जो सीटें कम हो रही हैं वो सीधे आम आदमी पार्टी में जुड़ती हुई चली जा रही है। क्या श्रवण गर्ग जी से एक छोटी सी टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। श्रवण जी, आम आदमी पार्टी 27 पर अपनी बढ़त रुझानों के हिसाब से बनाई हुई है, बीजेपी 14 पर, कांग्रेस 2 पर। आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? अब 30 हो गए हैं, अब 30 हो गए, यानी कि पिछले परफॉर्मेंस से ऊपर निकल चुकी है आम आदमी पार्टी। 28 से ऊपर निकल चुकी है आम आदमी पार्टी। रुझानों में 30 सीटें पहुंच बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी दीपक जी हम दिखा रहे हैं। देखिए पहले से ही किस तरह सजाया गया था आम आदमी पार्टी के दफ्तर को गुब्बारों से, और वहां पर कार्यकर्ताओं के हाथ में अरविंद केजरीवाल के ये पोस्टर जिसको वो हवा में लहरा रहे हैं, पूरी तरह से आश्वस्त होकर कि अब की बार 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, जनता का सीएम। बिल्कुल, ये भी मत भूलिए आप, जनता का सीएम।
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जनता का सीएम इस बात के दावे करते हुए। अभी तक जो रुझान सामने है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 70 में से 47 के रुझान आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 32 पर यानी कि बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था 2013 में, आम आदमी पार्टी 35 पर पहुंच गई है। आधी सीटें जीत ली आम आदमी ने। ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसको फुल फ्रेम ब्रेकिंग में चलाइए। रुझानों में 35 सीटें जीत रही है। रुझानों में 35 सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। सीधे चलते हैं पटेल नगर, जहां पर हमारे सहयोगी विपिन परमार मौजूद हैं। वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं। विपिन, क्या माहौल है इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? जीत का जश्न शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हर रुझान के साथ यहाँ पर जो है 5 साल अरविंद केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा रोकना चाहूंगा विपिन, दिल्ली चुनाव का रुझान आया है और 36 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब आगे हो गई है। 36 सीटों पर रुझानों में आम आदमी पार्टी हो गई है आगे, यानी बहुमत मिल गया है। दिल्ली चुनाव में रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर आगे है। 37, अब तो आम आदमी पार्टी को 37 यानी कि बहुमत से एक ज्यादा। आम आदमी पार्टी 37, 16 बीजेपी, कांग्रेस 2 और रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी अगर ये चीजें, ये रुझान सीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीपक जी, तो और बेहतरीन प्रदर्शन देखा जाए, यानी कि जितने भी एग्जिट पोल थे कम से कम रुझान उसको बिल्कुल सटीक और सही ठहरा रहे हैं। केजरीवाल और उनके सभी मंत्री आगे हैं। मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक मात्र 40 हो गए, 40 का फर्क। लैंडस्लाइड विक्ट्री, बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कहेंगे। और अभी तक 59 सीटों के रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र 16 सीटों पर, अदर्स 1 पर, आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर, कांग्रेस 2 पर आगे चल रहे हैं रुझानों में। और इस तरह से कुल मिलाकर हुए 59 सीट, 70 में से 11 सीटों के रुझान अभी बाकी है और रुझानों में आप बहुमत के पार हैं। राजबिहारी जी, आपकी टिप्पणी। इसमें जैसे 1-2 सीटें मैंने देखी अभी, जैसे सीमापुरी में बीजेपी आगे चल रही है। मुझे लगता है चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहां बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि अभी आप देखें 62 में से 40 में है। तो जैसे कल हम एग्जिट पोल में जैसे अपने अनुमान बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा और 45 सीट लगभग उसकी आएंगी और उसमें कुछ सीटें ज्यादा भी वो आ सकती हैं। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ सीटों पे चूंकि पोस्टल वाला ये मत खोला गया है, तो यहाँ पर बीजेपी को भी, जैसे पिछली बार भी बीजेपी को ज्यादातर जगह पोस्टल बैलेट में काफी अच्छी मत मिले थे। मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे 70 के नतीजे पहुंचेंगे या जैसे हम 67 तक नतीजे पहुंच चुके हैं, सिर्फ 3 और बाकी हैं। और उसके लिहाज से अगर हम देखें राजबिहारी जी, आम आदमी पार्टी 42 पर लीड लेती हुई रुझानों के हिसाब से अपनी सरकार वो बना चुकी है। अगर रुझानों को हम सही माने इस वक्त के लिहाज से, हालांकि अभी 8:30 बजने में भी 3 मिनट बाकी हैं, वहीं बीजेपी 22, कांग्रेस 2 और अदर्स 1, यानी कि रुझानों में आम आदमी पार्टी आसानी से अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे इसको देखकर? 42 सीटें आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, बिल्कुल। आपने कल 40 दी थी। जी हाँ, रुझान शायद मुझे लगता है मेरे अनुमान से कुछ ज्यादा ही मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, हमारा एग्जिट पोल तो 53 बता रहा था। 53 बता रहा था। उन दोनों के बीच में कहीं पर जाएगा। यदि 46-47 तक पहुंचते तो 2/3 बहुमत होगा। देखना होगा कि जब नतीजे ठहरते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं। कई बार होता है कि शुरू में कोई पार्टी बढ़ती हुई दिखती है लेकिन अंत में कांटे की टक्कर होती है, या शुरू में लगता है कि अच्छा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लीड को मजबूत करती जाती है और गैप बढ़ता जाता है। इसलिए अंतिम नतीजे जो हैं वो संख्या तो बताएंगे, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, इतना सेफली कहा जा सकता है। इतना तो इसके हिसाब से आप लोग भी विन विन की सिचुएशन में होंगे। राजबिहारी जी ने भी पूरे दमखम के साथ आपकी सरकार बनवाई थी और आपने भी कल जब पत्रकारों के एग्जिट पोल में, तो अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हमने सही विश्लेषण किया। एक चीज मैं एक टिप्पणी कर दूं, अगर समय है वहां तक लगना ठीक है जी। लेकिन क्या कहना चाहते थे अनुज जी? नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने वादे केजरीवाल साहब ने मुफ्त देने की किए, क्या वो दे पाएंगे? वो ऐसा ना हो दिल्ली में बड़ी एनआरकी पैदा हो जाए, ये मेरे मन का एक बड़ा संदेह है। मैं एक छोटी टिप्पणी में रिजल्ट्स पे करना चाहूंगा अनुज जी, कि
इंडिया न्यूज ने 53 दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं 50-53 के पास जाएगी आम आदमी पार्टी। और आप ही के चैनल पे मैं सुन रहा था कोई हफ्ता भर पहले, शायद ये पंकज वोरा जी थे जिन्होंने, सब लोग कह रहे थे बराबर की कांटे की टक्कर है, लेकिन पंकज वोरा ने अपने असेसमेंट में कहा था आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, जब तक कोई ये नहीं कह रहा था सरकार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं 53-55 पे जाएंगे, जैसा कि योगेंद्र यादव ने भी प्रेडिक्ट किया था। आगे तो खैर शाम तक पता चल जाएगा। योगेंद्र यादव ने 52 सीटें प्रेडिक्ट की थी। जी। लेकिन चित्रा, यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 42 और 22 इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे कारण क्या है? रुझानों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो गुटबाजी जो बीजेपी में लगातार चल रही थी, और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 22 इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे कारण क्या है? रुझानों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो गुटबाजी जो बीजेपी में लगातार चल रही थी, और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख दिए थे, जबकि बीजेपी ने इसमें बहुत ज्यादा देर की। हालांकि उसने कई लेयर के बाद ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नहीं दिखा। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर रेफरेंडम के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन 9 महीनों की जो सरकार है उसको लेकर भी कहीं न कहीं इन रुझानों से एक बात स्पष्ट साबित हो रहा है कि बीजेपी की जो लोकप्रियता हम लोकसभा चुनावों में या उसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हमने देखा, दिल्ली में उसका कहीं भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से सीधे आधे पर बीजेपी इन रुझानों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल आधे पर दिखाई दे रही है। और अभी का स्कोर कार्ड अगर हम बताएं तो 67 सीट्स के रुझान हमको मिल चुके हैं। 70 सीटें कुल दिल्ली असेंबली में है। बीजेपी 22 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। 3 सीटों के रुझान हमको अभी मिलने बाकी हैं। बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे श्रवण जी के पास चलूंगा। श्रवण जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव का नेशनल इंपैक्ट क्या होगा? पहले सुन लेते हैं, श्रवण जी के पास चले उससे पहले सुन लेते हैं विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। असुन्मुख सरकार चाहती है और दिल्ली का विकास अगर जनता चाहती है तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी विजयी होगी और सरकार भाजपा बनाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। और जनता एक साफ सुथरी सरकार चाहती है, काम करने वाली सरकार चाहती है, विकासोन्मुख सरकार चाहती है और दिल्ली का विकास अगर जनता चाहती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। दीपक जी, रोहिणी से इस बार ये मैदान में है, लेकिन नई दिल्ली पर ये तीसरे नंबर पर रहे थे 2013 में और उस वक्त इनको वोट मिले थे कुल 17,952। बिल्कुल 17,952 मिले थे। और आप पूछ रही थी कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए थे? हाँ, अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त हमको ये कहना होगा कि ये शीला जेजे कैलाश से लेकिन बीएसपी उम्मीदवार आ गए, ये क्या हो गया अपने आप में? नहीं, ये ट्रेंड पलटेगा क्योंकि ग्रेटर कैलाश में शर्मिष्ठा मुखर्जी खड़ी हैं, राकेश कुमार गुलियान खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज खड़े हुए हैं। तो ये ट्रेंड कहीं एक आध जगह के निकल गए होंगे क्योंकि शुरुआत होगी ये ट्रेंड पलटना चाहिए। और सौरभ भारद्वाज, शर्मिष्ठा मुखर्जी और बीजेपी तीनों के बीच वहां पे कांटे की टक्कर है, ये सबको पता है। तो शुरुआती ट्रेंड है, हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए ग्रेटर कैलाश की। तो मैं यही कह रहा हूं, विजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से खड़े थे तो उस वक्त वो शीला दीक्षित के खिलाफ थे, क्योंकि किसी को इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं थी कि वहां से शीला दीक्षित हार जाएंगी लगभग 25,000 वोटों से और अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। तो हाँ, विजेंद्र गुप्ता वहां खड़े हुए थे, तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार रोहिणी से खड़े हुए हैं और अभी तक के रुझान बता रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। शीला दीक्षित ने 18,405 वोट हासिल किए थे, जबकि विजेंद्र गुप्ता ने 17,952। बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं, बिल्कुल आसपास थे, लेकिन हार होती है और जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। तीसरे नंबर पर रहे थे, ये बात विजेंद्र गुप्ता को भी पता थी और ये जन्नत की हकीकत शीला दीक्षित को भी पता थी कि वो इस चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी हैं 25,000 वोटों के अंतर से। बिल्कुल, एक बार फिर से श्रवण गर्ग जी का हम रुख कर लेते हैं, बीच में उन्हें रोकना पड़ा था। श्रवण जी, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा कहना है कि इसका दिल्ली के चुनाव का जो तात्कालिक असर है वो तो बिहार की राजनीति पर दिखाई देने लगा है और दिखेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो निश्चित रूप से उससे बिहार की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। बिहार में अभी जो स्थिति है वो इस तरह की है कि राज्यपाल
किसी तरह का निर्णय करें और बिहार में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार पर आक्रमण करे, उसके पहले अगर भारतीय जनता पार्टी में एक तरह की निराशा का माहौल अगर दिल्ली के चुनाव को लगता है तो उसका असर बिहार की राजनीति पर होगा और नीतीश कुमार को हो सकता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बुलाना पड़े। पहला असर तो ये होगा। दूसरा असर जो है विपक्षी दलों की एकता पर होगा। विपक्षी दल जितने हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से अभी तक डिमोरलाइज थे। उनको लगता था कि वो एक एक राज्यों में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से काम किया, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहां पर दिल्ली में काम किया, तमाम प्रतिरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनके खिलाफ खड़ा हो गया उसके बावजूद, और एक ऐसी पार्टी जो अपने पिछले 2-3 सालों में ही सामने आई है, तो उसके कारण विपक्षी दल जो है वो नए सिरे से संगठित होने की कोशिश कर सकते हैं और इसके जो परिणाम है बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकते हैं और उसमें एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। मुंबई की आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें जहां पर रुझान देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं आपके कार्यकर्ता। दीपक जी, इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ जश्न का माहौल। जी हाँ, बिल्कुल। सीधे चलते हैं अजय माखन के पास। अजय माखन कुछ कह रहे हैं। अजय माखन गिविंग अस हिज फर्स्ट रिएक्शन। माखन जी, द सेकंड वन इज आम आदमी पार्टी इज फार अहेड एज कंपेयर्ड टू द बीजेपी एंड द कांग्रेस। Well, it is too early. The voting has just begun. And let's wait, it's just a matter of an hour or two. So let's just wait for the full results to come out. Only then I'll be able to react. The Congress is far behind as compared to the other parties. Well, it's not like that. It's if you look at even if we are getting 2 out of 10 or 12 odd seats, so it is better than the exit polls at least. अजय माकन को आप सुन रहे थे, लेकिन दीपक जी दिलचस्प ये भी है, अभी 2 से 3 दिन पहले अजय माकन की ओर से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि 2013 में थोड़े कंफ्यूज होकर लोगों ने टॉर्च वाले चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दिया था। इस बार हो सकता है स्थिति वैसी नहीं दिखे और आपका भविष्य वो भी बेहतर मान रहे थे। हालांकि आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। देखिए, अभी वो कह भी नहीं सकते क्योंकि अजय माखन के पास जो है कोई दूसरा विकल्प बचा है नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल ही हार स्वीकार कर ली थी। कल ही उन्होंने एक तरह से मान लिया था कि हमारी हार हो चुकी है, हम तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं, ये संकेतों में कह दिया। अब माखन का क्या होगा? बड़ा सवाल यह है कि अब अजय माखन का क्या होगा। अब अजय माखन के सामने कोई बहुत बड़ा विकल्प बचा नहीं है। चुनाव लड़के उन्होंने सबसे बड़ा गैम्बल लड़ लिया था। चुनाव उन्होंने खुद अपने मन से नहीं लड़ा था, उन्हें कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से कि आप जाकर चुनाव लड़िए, आप फ्रंट से लीड करिए पार्टी को। और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनको जनाधार वाले नेता पसंद है और अजय माखन के बारे में वो मानते हैं कि अजय माखन जनाधार वाले नेता हैं और दिल्ली चुनाव में अगर वो फ्रंट से लड़ेंगे तो शायद दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस खड़ी हो सके। यही स्ट्रैटेजी को राहुल गांधी ने अपनाया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। एक सवाल मैं ले लेती हूँ, आरके पुरम की स्थिति हम दिखा रहे हैं, आपकी उम्मीदवार प्रमिला टोकस आगे चल रही हैं। शाजिया को इस समय थोड़ा दुख हो रहा होगा देखकर, 350 वोट से वो हार गई। 350 वोट से हार गई थी, लेकिन प्रमिला टोकस के जो पति हैं धीरज टोकस, जो आरके पुरम से सटा हुआ ही मेरा इलाका है जहां पर मैं रहता हूं, वो बीएसपी के टिकट से पिछली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी अच्छी तरह से लड़े थे। तो धीरज टोकस प्लस प्रमिला टोकस का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था वहां पर, और उनका एक बड़ा अच्छा गांव का आधार है। इसलिए अगर प्रमिला टोकस आगे चल रही है और अनिल शर्मा पीछे चल रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े धाकड़ उम्मीदवार माने जाते हैं और उनका ग्राउंड पर काफी वर्क है उस इलाके के अंदर, आरके पुरम के अंदर, तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, बहुत आश्चर्य नहीं लगता। तो मैं अजय माखन की बात कर रहा था। अब वो मीडिया के इंचार्ज हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज होने के साथ साथ वो महासचिव है पार्टी के। अब क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो दोनों पदों से इस्तीफा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की परंपरा है। अधर में नहीं डाल दिया था अजय माकन को? आपने दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर दिखाई दे रही थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, अजय माकन तो थे ही नहीं।
तो फिर वो थे कहाँ पे? सवाल तो ये भी खड़े होंगे ना। बिल्कुल अजय माकन थे नहीं उन तस्वीरों में, क्योंकि अजय माकन को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाने से पहले ही इस बात का फैसला हो गया था जी। और इन तस्वीरों को लगाने का फैसला पीसीसी करती है। तो अरविंदर सिंह लवली और अजय माकन दोनों अलग अलग गुट के हैं। कांग्रेस में ऐसा बात सब जानते हैं। अनुज जी और रास बिहारी जी नहीं, अजय माकन के ही गुट के हैं अरविंद सिंह लवली, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं नाराज हो गए थे अरविंदर सिंह लवली। तो अरविंदर सिंह लवली से शीला दीक्षित के खिलाफ जो लॉबी थी, लेकिन दोनों अलग अलग है। रास बिहारी अब अलग है। अब अलग अलग एक समय में दोनों, क्योंकि एक समय में अजय माकन को ही उस्ताद माना जाता था लवली का। एक समय की बात कर रहे हैं। एक समय में तो किरण और केजरीवाल, लेकिन अभी एक समय में तो किरण बेदी और केजरीवाल भी एक। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो राजनीति चेंज हुई है, जब लवली अध्यक्ष बने तो उनको ये थी कि देखिए शीला दीक्षित को निपटाने में दोनों एक थे, लेकिन जब शीला दीक्षित निपट गई पॉलिटिकल तौर पर तो दोनों अलग अलग हो गए। दिल्ली के 20 साल पहले मुकुल वासनिक जी के कमरे के बाहर अजय माकन साहब खड़े रहा करते, मैं भी वहां खड़े रहा करता था। लेकिन अब दोनों कांग्रेस में महासचिव हैं और अगल बगल बैठते हैं। तो समय बदलता है, समय के साथ बदलते हैं। ऐसा है, मुझे ये भी पता चला है कांग्रेस के ऑफिस से कि जितने भी टिकट डिसाइड हुए दिल्ली की, जो भी रणनीति बनाई है राहुल गांधी ने बनाई है, और उन्होंने शीला को भी माइनस किया जो कि पब्लिक नेता है, और उन्होंने उनके बेटे संदीप को भी माइनस किया, और कपिल सिब्बल, ये सारे लोग जो है उन्होंने माइनस किया। राहुल ने मेरे ख्याल से जो मुझे बताया गया हो सकता है अजय माकन ने बनाई है और राहुल गांधी ने उसको फॉलो किया है कि राहुल गांधी ने अजय माकन को खुला दिया कि आप जाओ लड़ाई करो। क्योंकि इसी कारण अजय माकन ने जैसे शीला दीक्षित को साइडलाइन किया, संदीप दीक्षित को साइडलाइन किया, या वो मतलब इंटरनल काफी वहां पे झगड़े हैं। मुझे लगता है कि जो लवली भी जो बाद में नाराज हुए ना, वो भी इसी बात पे हुए कि जब सारा काम अगर अजय माकन को ही करना है तो फिर मेयर को प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब अजय माकन महासचिव और मीडिया कमेटी के इंचार्ज पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? सदर बाजार से वो हार भी रहे हैं। बीजेपी सदर बाजार से अजय माकन पीछे हैं, बीजेपी उम्मीदवार वहां से आगे हैं। दीपक जी। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है। अगर अजय माकन वहां से हारते हैं तो उनको हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये बनती भी है नैतिक जिम्मेदारी। और अनुज जी, ऐसे में अजय माकन क्या करेंगे? क्या उनको महासचिव पद से इस्तीफा और कांग्रेस की मीडिया कमेटी से इस्तीफा उनका बनता नहीं? देखिए, इस्तीफा बनता है और इस्तीफा देना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह के वो नीतिवान हैं, बनते हैं, तो उसमें इस्तीफा वो देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब अगले महीने राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जब नई टीम बना रहे होंगे अपनी अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद, तो उस समय क्या उनको दोबारा नहीं ले लेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प अब दिल्ली में भी और देश भर में भी बहुत कम है। इसलिए अजय माकन को वो फिर अपनी नई कमेटी में ले सकते हैं। आपने एक सवाल जो अभी गर्ग साहब से पूछा था, उस पर एक दो पंक्तियां मैं कहना चाह रहा था। यदि अरविंद केजरीवाल स्पष्ट बहुमत के मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी का पूरे देश में एक बार फिर से चार्म पैदा होगा। वैसा ही याद करिए कि जैसा कि जनवरी 2014 में लग रहा था कि 22-25 लोकसभा सीटें लेकर के ये मोदी का रथ रोक सकते हैं। 49 दिन की सरकार मैंने इस्तीफा देने के बाद वो माहौल गड़बड़ाया। अब बहुमत मिलने पर वो माहौल बनेगा और देश भर में बिखरेगा। यदि कांग्रेस तुरंत एक्ट नहीं करती है, यदि जमीन पर वो तुरंत खड़ा होने की कोशिश नहीं करती है, थोड़ा सा भी उसने समय दे दिया, तो राहुल गांधी जी हमेशा के लिए चूक जाएंगे, हमेशा के लिए चूक जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, मटिया महल से शोएब इकबाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, ये वही शोएब इकबाल हैं जो 2 बार जेडीयू से विधायक रह चुके हैं, एक बार जेडीएस से, एक बार एलजेपी से। 2013 में जेडीयू से मैदान में थे और इस बार कांग्रेस से मैदान में। कितनी पार्टियां बताएंगे चित्रा? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बोलिए कि कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए शोएब इकबाल हाल में शामिल हुए हैं और वो आगे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कांग्रेस का रोल देखा जाए या फिर मेरे ख्याल से खुद उनका है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी वो बदलते रहते हैं, लेकिन खुद उनका होल्ड अपने इलाके में ऐसा है कि वो चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार भी वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जनता दल यूनाइटेड छोड़ के, फिर भी उनका चार्म बरकरार है। और मटिया महल से इतनी विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस की होने के बावजूद वो आगे चल रहे हैं। और हारून यूसुफ पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बल्ली मारान से। दीपक जी, ये जो आपने बात बताई अभी शोएब इकबाल के बारे में, तो मतलब मल्टी पार्टी आइकन बन गए हैं, लेकिन उनके बारे में मैं सुनता हूं कि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और जो भी काम है इलाके का, चाहे वो नाली खड़ंजे का हो, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, किसी भी चीज का हो, किसी को कोई जेल में फंस जाता है, तो इस तरह के वो लोगों का साथ देते हैं। शायद यही वजह है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। विपिन परमार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से और रजत राकेश टंडन हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले
24 अकबर रोड हम चलते हैं रजत के पास। रजत, जरा अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, अभी भी क्या सन्नाटा ही है कांग्रेस दफ्तर में? मैं आप कह सकते हैं जो हर बार चुनाव के बाद आपको देखने को मिलते हैं चित्र, वो जरूर है। जगदीश शर्मा आ चुके हैं, अब की पोस्टर्स नहीं दिख रहे। जगदीश भाई जो प्रियंका लाओ वाले थे, क्या इंतजार हो रहा है कि हाँ परिणाम आ जाए तब पोस्टर्स बाहर आएंगे? इंतजार तो करना चाहिए, एक सोच होती है, उम्मीद होती है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा होगा तो हम चुप बैठेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें फिर वही आवाज देनी पड़ेगी, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। और पूरे देश के कार्यकर्ताओं नेताओं को पता नहीं क्या हो गया, उनको नजर क्या राहुल गांधी में कांग्रेस को विश्वास नहीं रहा? क्या कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जो है वो राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? बार बार लोग कह रहे हैं नेतृत्व की कमी है। क्या ये बात सच है कि बिना प्रियंका के अब कांग्रेस का काम नहीं चल पाएगा? देखिए गैप, राहुल गांधी हमारे नेताओं को पसंद तो सब करते हैं, पर नेता और वर्कर के बीच का गैप, जो बीच के लोग हैं, वो जो एसपीजी वाले हैं जैसे रामाकृष्णा है, मोहन है, ये इस तरह के लोग उन्होंने अपने साथ रख ली। वो पब्लिक को, कार्यकर्ता को नजदीक नहीं आने देते। उनको पसंद तो सब करते हैं, पर नेता और वर्कर के बीच का गैप, जो बीच के लोग हैं, वो जो एसपीजी वाले हैं जैसे रामाकृष्णा है, मोहन है, ये इस तरह के लोग उन्होंने अपने साथ रख ली। वो पब्लिक को, कार्यकर्ता को नजदीक नहीं आने देते, डंडे मार के भगाते हैं। तो वही कारण है। कल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल मैं वोट डालने गया, मेरा क्षेत्र है श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र, तो मैं अपनी पर्ची के लिए दौड़ता देखता, पर्ची के लिए हमारे पास काउंटर नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, पर हमारा कार्यकर्ता था जरूर, वो आपकी टोपी पहन के खड़ा था। तो बड़ा दुख हुआ। आप कह रहे हैं कि बूथ लेवल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता था वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया, इसको कहना कुछ गलत नहीं? वो 100% जितने भी कार्यकर्ता थे सब चेहरे जाने पहचाने थे, बचपन मेरा वहीं बीता है, हमेशा वोट डालता हूं, पर वो आपकी टोपी पहन के खड़े थे, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का। वो भी कहीं ना कहीं निराश थे। लंबे समय से आप प्रियंका गांधी की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या पिछला विधानसभा हो, हमेशा रजत लौटते हैं आपके पास। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल में जो दिखा है उससे भी बेहतर आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जनता ने नतीजे दिए। मनीष कुमार कह रहे हैं मन की बात जो है दिल्ली के मन की बात है वो देश के मन की बात है, क्या आपको भी लगता है कि इसी तरीके की स्थिति है वाकई? अभी आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा दिल्ली के मन की बात क्या है। फिर जो देश के मन की बात का दावा करते हैं वो बताएंगे कि दिल्ली के मन की बात और देश के मन की बात में अंतर है क्या। इंग्लिश बाइट। सर मनीष जी, अभी जो शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन मनोबल बढ़ रहा है क्या इस तरीके? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता रुझान क्या है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट किया 2 मिनट के लिए। नरेंद्र मोदी रेफरेंडम है, क्या मानते हैं इस तरह के अगर नतीजे आते हैं तो पीएम के लिए? अभी देखिए क्या नतीजे आते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। क्या इसके इंटरप्रिटेशन क्या? अभी तो इंटरप्रिटेशन ये है सीधे सीधे कि दिल्ली की जनता एक ईमानदार सरकार चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि खोखले भाषण और ये जो बात होती है महिलाओं के 4 बच्चे पैदा करने या घर वापसी, इन सब से निजात पाके एक ऐसी सरकार जिसके पास दिल्ली के लिए कोई एक्शन प्लान हो, ये हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता चाहती है। इसी के सारे इंतजामों से खुश हैं आप लोग? इसी का अच्छे इंतजाम है, बहुत परफेक्ट। व्हाई डू यू थिंक दैट द पीपल वुड चूज आप ओवर बीजेपी? क्योंकि आपके पास दिल्ली का विजन है, आपके पास दिल्ली के लिए एक्शन प्लान है, आपके पास में दिल्ली के लिए क्रेडिबल लीडरशिप है। In case आप doesn't get a majority, you will still think of tying up with the Congress? टाइम विल टेल, वक्त बताएगा जो बोलना है। अगर इतना भरोसा दिखाई दे रहा है परपरगंज से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, तो उसके पीछे वजह यही है, बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा अभी तक रुझानों के लिहाज से, यानी कि 68 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, 44 पर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी आधे से भी कम यानी कि 20 पर, कांग्रेस 3 पर और अन्य 1 पर, यानी कि अन्य 1 जो बीएसपी के ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और शेफाली मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और ओनिका हमारे साथ लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। शेफाली, बधाई दे दी जाए क्या आपको जीत की, क्योंकि आप 44 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। देखिए, वाकई 40 सीटों में अगर हम आगे हैं तो कहीं न कहीं दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 5 साल केजरीवाल, लेकिन फिर भी अभी ये ट्रेंड्स है। हम बस अभी के समय केवल इतना कह सकते हैं कि हमारा मन बहुत खुशी से भरा हुआ है कि हमें इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिली है दिल्ली के लोगों से। और आज की तारीख में अगर ये किसी की भी जीत है तो ये आम आदमी की जीत है। बिल्कुल आम आदमी की जीत है, लेकिन शेफाली आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल हमारा समय शुरू होता है अब दीपक साहब, और हम अपनी तरह से पूरी तरीके से रेडी हैं, पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हम यहाँ पर दिल्ली के लोगों को सबको
सर्व करने आए हैं, चाहे वो बेसिक सर्विसेज की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, यहाँ पर जो है बिजली पानी की बात हो, या फिर यहाँ दिल्ली को पूरी तरीके से एक राजधानी का जो है हमें पूरी तरीके से उसको तबका देना है, उसकी बात हो। आप इस बात पे विश्वास रखिए कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली डायलॉग केवल एक मैनिफेस्टो नहीं है, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है, जिसको अगले 5 साल हम अपनी पूरी जी जान से जो है डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शेफाली आपने कैलकुलेट किया है कि आपको खर्चा कितना आएगा उस दिल्ली डायलॉग को इम्प्लीमेंट करने में? बिल्कुल दीपक साहब, बहुत बार ये सवाल लोग पूछते हैं और मैं बार बार यही दोहराती हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम केवल ट्रेड और लिबरलाइजेशन की एक तरफ बात करें और दूसरी तरफ हम गरीबों और उनके मुद्दों की बात न करें तो ये ग्रोथ इनइक्विटेबल है। हमारे पीछे एक बहुत स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, हमारे पीछे लोगों की जो है पूरी तरीके से इकोनॉमिस्ट, लॉयर, सोशल वर्कर्स की प्लानिंग है, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत हमारा ये भी डेफिनेशन हो चुका है कि अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में हम क्या करेंगे। आपका प्लानिंग है पूरा 1 साल 1.5 साल में आप क्या करेंगे। मैं सीधे चलता हूं ओनिका के पास। ओनिका, आपने तो इनको 49 दिन के लिए जो है वो समर्थन दिया था, लेकिन 49 दिन क्या 1 साल के अंदर ये तो आपको खत्म कर गए एक तरीके से। नहीं दीपक जी, देखिए दिल्ली की जनता का रुझान आने दीजिए, फाइनल स्टेटमेंट आने दीजिए। अगर ये आते हैं पावर पे, इन्होंने बहुत प्रोमिसेस किए, अच्छा लगेगा हमें कि ये करें, क्योंकि आपने ठीक कहा कि इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इन्होंने बातें जरूर कही हैं और हो सकता है उससे लोगों से इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन वक्त बताएगा। अगर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और ये पावर में आते हैं, जैसे बिन्नी जी नाराज हो गए से इनको मंत्री पद नहीं मिला था, देखते हैं आप ये भी कैसे इस चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और ये जनता इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी गलतियां बार बार। ओनिका, मैं आती हूँ आपके पास। किरण बेदी की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब धूप निकलने के बाद वो अपने बालकनी में आई और उसके बाद स्माइल के साथ इस बात का भरोसा जताती हुई कि अभी इंतजार कीजिए, सिर्फ रुझान ही है, फाइनल परिणाम आने बाकी है। सर, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्या वो हार मानने वाली बॉडी लैंग्वेज है? कमीशन की वेबसाइट पर नगर बाजार सीट का फर्स्ट राउंड का आंकड़ा आया है। दूसरे नंबर पर वहां पर अजय माकन है, लेकिन वोट शेयर में 69% वोट आम आदमी पार्टी को। ना हट नहीं सकता, ना यहाँ से जा नहीं सकता। Are you disappointed with the lead so far? यहाँ से जा नहीं सकता। किरण की अगर हार होती तो जिम्मेदारी आप ही लेंगे। आज से नहीं कह रही, पुलिसिंग में भी अगर कोई चीज फेल हुई उसकी जिम्मेदारी हमेशा मैं लेंगी। लेकिन जीत जब होती है तब सामूहिक होती है और जब हार होती है नेतृत्व होती है। शुरुआती ट्रेंड आए हैं, अभी 1-2 राउंड ही हुए हैं। आने दीजिए, आपको जल्दी मुझे नहीं। मैम, डू यू थिंक द रिजल्ट्स आर अ रेफरेंडम ऑन मिस्टर मोदी? लेकिन अभी व्हाई नॉट? दिल्ली स्टैंड अलोन। लेकिन जो गैप आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आपको नहीं लगता काफी ज्यादा गैप आ गया? आने दीजिए ना, अभी 70 सीट्स है, 1-4 नहीं, 11 नहीं, 70 है। वेट करो। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना माहौल है। जो मैंने 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमा है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक स्टैंड अलोन अपना माहौल करती है। लेट अस सी इसमें क्या। और मैम, अभी आपको उम्मीद है? बेदी चले गई, आपने देखा इंतजार करने की बात उनकी ओर से कही गई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें ये कही गई हैं कि अगर जीत होती है तो वो सामूहिक नेतृत्व की होती है, लेकिन अगर हार होती है तो वो जो केंद्र में नेता होता है उसका, यानी कि हार का ठीकरा खुद अपने सिर फोड़ने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या ऐसा होगा? हालांकि इसके 2 दिन पहले दीपक जी हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि अगर जीतती है तो भी मेरी वजह से और हारेगी तो भी मेरी वजह से, लेकिन आज थोड़ी बदली हुई दिखाई दी। बदलेंगी वो, क्योंकि हार का ठीकरा उनको अपने सर लेना ही होगा। हाँ। शायद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें लाया ही इसलिए गया था क्योंकि जीत अगर होती तो मोदी की, हार अगर होगी तो बेदी की। तो सीधे चलते हैं अश्विनी उपाध्याय के पास। तो हार हो गई है, बेदी की हार है। अश्विनी भाई, दीपक भाई, एक भगवत गीता में श्लोक है, कर मंडे व अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। बहुत बढ़िया है, सबने सुना है। उसी में विश्वास करते हैं। हमने पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ काम किए।
और उसी पे हमारा भरोसा है। काम कौन सा किया, वही तो कह रहे हैं, काम कौन सा किया? अभी आने दीजिए, 2 घंटे में और क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला। अश्विनी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया सर, बहुत काम किया। अभी बिना सरकार, एक सवाल तो सुन लीजिए आराम से, कि जब लाए थे किरण बेदी को तो जनता में ये मैसेज गया था कि वास्तव में गया था, एक दिन के लिए जरूर गया था कि किरण बेदी मास्टर स्ट्रोक है, और जनता में भी दिखाई दिया था हाँ किरण बेदी का आने फायदा मिलेगा। पर अचानक क्या किया आपकी पार्टी ने कि काम करना ही बंद कर दिया? आप कह रहे हैं काम किया, काम तो किया, लेकिन आपकी पार्टी के खिलाफ काम किया आपके वर्कर्स ने, ऐसा क्यों हो गया? और एक सवाल मैं भी ले लेती हूँ अश्विनी जी, इस बात का जवाब गीता का श्लोक आपने कहा एक और है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, धर्म की हानि होती है तो कोई आता है सामने, इसका क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी आप थोड़ा इंतजार करें 2 घंटे और, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। हमने अपनी तरफ से जो करना था किया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया, और चाहे वो जहां जहां भी इलेक्शन हुए हम पूरी मेहनत ही कर सकते हैं ना, बाकी तो जनता का आशीर्वाद होता है। जनता क्या निर्णय करती है वो हमें बिल्कुल सिरोधार्य है। जनता जो भी फैसला देगी बिल्कुल उसको मानेंगे हम। हमने अपनी तरफ से जो करना था मैं कर लूं दीपक? नहीं, भक्त साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने नारा लगाया चलो चले मोदी के साथ, तो लोगों ने पूछा कहाँ? उसी मोदी तो आज दिल्ली में रहते हैं। उसी पे एक सवाल है। बोलिए बोलिए। एक सवाल में यही तो सवाल पूछा मैंने आपसे, आपका नारा चल नहीं पाया चलो चले मोदी के साथ। दीपक भाई, नहीं, हमारा नारा था चलो 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 बनाए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास। मोदी एक छोटा सा सवाल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। हमारा नारा था अश्विनी भाई, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास बनाने का एक विजन था हमारा, वो हमने एक विजन रखा अपना जी। एक सवाल छोटा सा मेरा है। देखिए हमें इस बात की फिक्र है कि इस इलेक्शन के बाद, दिल्ली के इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी और शाह जी की जो एक साख है उस पर कहीं बट्टा ना लगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरी जो ताकत थी शाह जी ने पिछले 4 इलेक्शन में, बड़ा अच्छा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और मोदी जी ने भी। मुझे लग रहा है कि आपकी दिल्ली की जो इकाई है, सारा काम मोदी जी और शाह जी पे छोड़ दिया। आपकी टीम सही मानों में सही वक्त पर जमीन पे नहीं उतरी, जिसकी वजह से खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अश्विनी जी, देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एक इलेक्शन और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने, जब 2 सीट थी तब भी हम अपने काम से संतुष्ट थे, उसके बाद 2 से होते होते आज 286 हो गया। इसलिए हम बहुत जल्दीबाजी में काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही काम कर रही है, चाहे वो एमपी में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे गोवा में। ठीक है, अब आपसे उम्मीद यह है कि अब आपसे उम्मीद यह है अश्विनी भाई ना उनको, जी बस आपसे उम्मीद यह है कि एक अच्छी ऑपोजिशन की तरह काम करें, और मैं समझता हूं गुड रिडन है बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत से सपने जो आम आदमी पार्टी ने सजोए हैं अब आप उनसे पूरे करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो फैसला देगी, सरकार बनाने का मौका देती है जनता, सरकार बनाएंगे। विपक्ष में बैठाएगी, विपक्ष में बैठेंगे। जो काम देगी जनता उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। विपक्ष में बैठाएगी तो विपक्ष एक मजबूत, एक बढ़िया सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस सवाल का क्या आप जवाब देंगे? अमित शाह ने कहा था कि अगर दिल्ली में जीत होती है तो बिहार की नींव तैयार होगी। क्या ये माना जाए फिर आगे के लिए अब बिहार और बाकी जहां पर भी इलेक्शन होने हैं, बीजेपी की राह तो बहुत कठिन होने जा रही है अब? नहीं चित्रा, बीजेपी की राह कोई कठिन नहीं होने जा रही है। बिहार के पॉलिटिक्स और दिल्ली के पॉलिटिक्स में इतना कोई उसमें कनेक्शन नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, दिल्ली की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। और वैसे आप ये भी देखो, ये जो चुनाव था ये भाजपा बनाम आल हो गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, दूसरी तरफ इसमें सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, जेडीएस, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सब लोग मिलके, कुछ लोग सामने आके समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग पीछे से दे रहे थे। बुखारी जी सामने से फतवा जारी कर रहे थे, ओवैसी जी पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भाजपा बनाम आल था। कुछ इसमें कुछ चैनलों ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में भी सब लोग आपके खिलाफ मिलकर के लड़ेंगे? नहीं, बिहार में बिल्कुल नहीं, हमने बताया ना, हम अब सारी लड़ाई हम ये मान के चल रहे हैं, आगे जितने इलेक्शन होंगे उसमें भाजपा बनाम आल होगा। एक तरफ भाजपा खड़ी होगी, एक तरफ सारे के सारे पार्टियां खड़ी होंगी, इंक्लूडिंग कांग्रेस,
और जितने भी है सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, जेडीएस, तो हम अब उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम ये